यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। और आज हम इस वीडियो में SCRT जो कि बिहार बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT भी मतलब पढ़ा जाता है बिहार बोर्ड में। बट अगर कोई बच्चों ने अगर NCERT पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर SCRT भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। SCRT भी बेस्ट होगा आपके लिए और NCERT भी बेस्ट है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब कि डायरेक्ट जो टकराते हैं वो SCRT से टकरा जाते हैं। तो आज हम SCRT का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं जो कि हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका मतलब होता है कि यूरोप में राष्ट्रीयवाद, मतलब कहने का मतलब है। ठीक है, तो आते पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि नेशनलिज्म इज द आउटकम ऑफ द पॉलिटिकल अवेनिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि मॉडर्न वर्ल्ड का एक आउटकम यानी निकल के एक आता है नेशनलिज्म। एक ये ऐसी फीलिंग होती है, ठीक है, दिस इज द फीलिंग दैट बिकम द बिरवी ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द पीपल आर डिफिनेटली जियोग्राफिकली कल्चर एंड सोशल इन्वायरमेंट। कहने मतलब कि जियोग्राफिकली कल्चर और सोशल इन्वायरमेंट से इसे यूनिटी करता है। इस नेशनलिज्म के ज़रिए इन तीनों को एकता करता है, यूनिटी बढ़ाता है इन तीनों में। ठीक है, तो देन आता है द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हैड स्टार्टेड टू इमर्ज सिंस। नेक्स्ट हमारा था कि द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हैड स्टार्टेड टू इमर्ज सिंस द एज ऑफ रीनेंसिस। कहने का मतलब है कि ये कब से, मतलब कि बहुत पहले ये स्टार्ट हो चुका था, जबकि एज ऑफ रीनेंसिस स्टार्ट हुआ था तब से राष्ट्रवाद यूरोप में चालू हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। बट इट इमर्ज इन द डेवलप फ्रॉम दी फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में। ये कब मतलब ज़्यादा उभर कर आया, डेवलप्ड हुआ फ्रेंच रिवोल्यूशन के समय, जो कि 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उस वक्त ये ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इन 19th सेंचुरी इट अपीयर्ड इन एडवांस एंड एग्रेसिव फॉर्म। कहने का कि ये एग्रेसिव होकर हाँ पूरी दुनिया में इन 19th सेंचुरी में पूरा अपीयर हो गया ये नेशनलिज्म यूरोप में जो हुआ था। इट कजेस वर एडिकेट एंड रिजल्ट ऑल्सो रिमाइंड स्पीच मेकिंग। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये एडवोकेट जो रिजल्ट रिमाइन हुआ इसका, तो एपिच मीनिंग में मेकिंग करके इसका रिजल्ट निकला। ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो भी मतलब डेवलपमेंट हुआ था राष्ट्रवाद जो यूरोप में हुआ था उसकी फीलिंग। स्टेट रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस देयर आफ्टर नेपोलियन अटैक प्रेजेंटेड वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। कहने का मतलब कि जो नेपोलियन बोनापेट थे, नेपोलियन जी थे, ये नेपोलियन है, ठीक है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था नेशनलिज्म इन यूरोप में। ठीक है, योगदान इनका बहुत ज़्यादा रहा। द फ्रेंच रिवोल्यूशन टेकिंग द पॉलिटिक्स आउट ऑफ द एरोस्टैटिक इन्वायरमेंट मेड इट अ थिंक ऑफ न्यूज़पेपर, रोड्स एंड पब्लिक। कहने का मतलब जो भी फ्रांस रिवोल्यूशन में पॉलिटिक्स के आउट में कुछ भी इन्वायरमेंट को लिया गया तो उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर और रोड, सड़क और पब्लिक कर दिया। ठीक है, बना दिया गया उन चीज़ों को। द मैसेज ऑफ न्यू एरा रिच इन मैनी वन सेकेंड हाँ, तो मैसेज इन एरा रिच इन मैनी स्टेट ऑफ यूरोप थ्रू नेपोलियन कैंपेनिंग। कहने का मतलब कि बहुत ये जो न्यू एरा निकला था मैसेज पहुंचाने का, तो न्यूज़पेपर के थ्रू, रोड के थ्रू, पब्लिक के थ्रू, इसको क्या किया गया, नेपोलियन कैंपेन के ज़रिए बहुत ज़्यादा स्टेट में पहुंचाया गया, यूरोप के स्टेट में पहुंचाया गया। ठीक है, नेपोलियन ब्रिंगिंग द स्टेट ऑफ जर्मनी। नेपोलियन क्या किया था, जर्मनी के स्टेट में पहुंचा। ठीक है, एंड इटली आउट ऑफ द जियोग्राफिकली बाउंड्री गेव अ रियल। ठीक है, जो भी जियोग्राफिकली इटली का आउटलाइन था उसे रियल एंड पॉलिटिकल आउटलाइन कर दिया गया। ठीक है, द वे फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। इसी तरीके से यही वे जो बना था, यूनिफिकेशन का वे बना था जो कि जर्मनी और इटली का था। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मतलब अगर दूसरे तरीके से इसको देखा जाता है, ड्यू टू नेपोलियन पॉलिसी, नेपोलियन की पॉलिसी के अगर अनुसार हम देखते हैं तो पैट्रियटिक डिस्ट्रीब्यूशन अराइज्ड इन यूरोप अगेंस्ट फ्रांच पैरामाइंट एंड पेशेंस। ठीक है,
आफ्टर नेपोलियन डाउनफॉल। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग नेपोलियन के द्वारा देखें, अगर ठीक है नेपोलियन की पॉलिसी के द्वारा देखें तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए यूरोप के जो अगेंस्ट हुए थे फ्रांस पैरामेंट एंड प्रोफेशन, ठीक है पोषण जो भी ये अगेंस्ट हुए थे यूरोप के, इसे बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। आफ्टर नेपोलियन डाउनफॉल मतलब नेपोलियन के गिरने के बाद मतलब डाउनफॉल। देन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वेक्टर अलाइज असेंट इन वीना, मतलब कि नेपोलियन के डाउनफॉल के बाद कौन सा वेक्टराइज आया था, तो वीना का असेंड हुआ था, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछा तो वीना बताया जाएगा, ठीक है। जो किसका कैपिटल था, तो ऑस्ट्रेलिया का था, जो असेंड हुआ था, ठीक है, इन 1815, ठीक है 1815 में इसे असेंड किया गया था, assembled किया गया था। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज टू रीएस्टेब्लिश द सिस्टम दैट वाज टोटली डिस्ट्रीब्यूट बाय नेपोलियन वॉर एंड वेक्टर। कहने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस किया गया था जो कि रीएस्टैब्लिश किया गया था और सिस्टम को टोटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, किसके द्वारा, तो नेपोलियन की वॉर और वेक्टर्स के द्वारा कर दिया गया था। बट द डिप्लोमैट्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस रिमेन्ड इनकैपेबल ऑफ absorbing the new power of democracy and nationalism that had been emerging as determinant of politics in a new form। कहने का मतलब है जब ये सारी चीज़ें हुई तब एक डिप्लोमेट्स अटेंडिंग किया गया था कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस को एक रखा गया था जिसमें कि कैपेबल और इनकैपेबल एब्जॉर्विंग हुआ था न्यू पावर का, जो कि डेमोक्रेसी में कौन सी पावर न्यू है और कौन सी ओल्ड है और कौन सी पॉलिसी न्यू फॉर्म हो रही है डिटरमाइन किया जा रहा है, उसे एब्जॉर्व करने के लिए ये एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द वीना कांग्रेस ऑफ 1850 वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक, ठीक है। यहाँ पर कहा जाएगा कि वीना कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 में, जो किसने होस्ट किया था, किसके द्वारा किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, हु वाज अ ग्रेट रिएक्शनर, इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा ही एक रिएक्शनर आया था इन दिस कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी यूरोपियन पावर थी, कौन कौन सी यूरोपीय शक्ति थी, आइए हम बात करते हैं। ब्रिटेन था, रशिया था, ठीक है, रशिया था, फ्रांस था, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड मेड सच अ सिस्टम द मेन गोल ऑफ विच वॉज इस्टेब्लिश द पीस दैट वॉज टोटली डिस्ट्रीब्यूट बाय नेपोलियन वॉर। कहने का मतलब है कि ये सारे देश ने मिलकर एक युद्ध को, जो शांति को स्थापना करना चाहा, लेकिन जो कि नेपोलियन वॉर के समय ख़त्म हो चुका था, टोटली डिस्ट्रीब्यूट होकर टोटली ख़त्म हो चुका था। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मेटरनिक सिस्टम, कि जो मेन ऑब्जेक्ट था मेटरनिक सिस्टम का वो क्या था, तो अपोज रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, यानी गणतंत्र और प्रजातंत्र के अपोज में था, जो कि मेटरनिक के सिस्टम में था। वॉज कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड टू एस्टेब्लिश दिस एनसाइंट रिगैम। कहने कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के कंट्रीब्यूशन करना चाहे और क्या एस्टेब्लिश करना चाहे, तो एनसाइंट रिगैम है, ठीक है। दस थ्रू वीना कांग्रेस, मतलब कि इसी में वीना कांग्रेस द एज ऑफ नेपोलियन केम टू एंड, कि जो नेपोलियन का एज ऑफ था जो का एंड आने लगता था, और उसकी जो मतलब कि वॉर का मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसका जो सिस्टम था वो ख़त्म होने वाला था। तब मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक का इरा स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि उस टाइम नेपोलियन का इरा ख़त्म होने आया था, ठीक है। मेटरनिक डिवाइडेड इटली इनटू मैनी स्टेट टू एस्टैब्लिश हिज इम्पैक्ट ओवर इट। मेटरनिक ने क्या किया कि इटली को डिवाइड किया बहुत सारे स्टेट में, और क्या स्टेबल करना चाहा, इम्पैक्ट ओवर को स्टेबल करना चाहा। द रीजन ऑफ सिलिसी एंड नेपल्स वाज गिवन टू फर्डिनेंड ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी। कहने वाले कि ये जो रीजन थे ये किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो फर्डिनेंड बॉर्बन डायनेस्टी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ गया, ओके यहाँ है हमारा नेक्स्ट।
तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि रोम एंड द स्टेट्स अराउंड इट वर हैंडल ओवर टू पोप। कहने लगे कि रोम के जो भी और आसपास के जितने भी स्टेट थे वो किसके हैंडल में कर दिए गए, पोप के। और सोवरिगनेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाज स्टेबल ऑन लोम्बार्डिया एंड विनाटिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये दोनों को क्या हुआ, लोम्बार्डिया और विनाटिया को क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को स्टेबल कर दिया गया। प्रोविंस ऑफ पार्मा, ठीक है, मोडेना एंड टस्कानिया वाज गिवन टू हब्सबर्ग। ठीक है, क्या किया गया कि देखिए प्रोविंस ऑफ पार्मा को और मोडेना और टस्कानी को क्या किया गया, हब्सबर्ग के डायनेस्टी को दे दिया गया। और जेनेवा और तथा मतलब यहाँ पर तथा जनेवा एंड साजना को एक साथ सम्मिलित कर दिया गया। अटैच मतलब सम्मिलित कर दिया गया पीडोमंट स्टेट के साथ। ठीक है, द फिडिनिश ऑफ 39 स्टेट, कहने मतलब कि 39 स्टेट 39 स्टेट में जर्मनी को अथॉरिटी दिया गया ऑस्ट्रेलिया के साथ इनडायरेक्टली इस्टेब्लिश करने के लिए, और सारी इफ़ोर्ट लगा दिया गया उसके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने में। लेकिन ऐसा वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि उनके अंदर कोई नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आई। ठीक है, मेटर्निक टू री एस्टेब्लिश, मेटर्निक ने क्या किया, दोबारा इस्टेब्लिश किया ये एम्बियंट रिगिमी इन फ्रांस में एम्बियंट रिगिमी को दोबारा इस्टेब्लिश किया। दस वेनेया कॉन्फ्रेंस वाज वेक्टर ऑफ रिएक्शनिस्ट पावर। कहने का मतलब जो जेनेवा सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसे वेक्टर कर दिया गया और उसके पावर में दे दिया गया। बट दिस सिस्टम डिड नॉट प्रूव सस्टेनेबल एंड सून द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसमें भी मतलब वही बात कर जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सिस्टम सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो नेशनलिज्म की फीलिंग जो स्प्रेड नहीं कर पाया यूरोप में, फीलिंग को नहीं जगा पाया। ठीक है, देन क्या लिखा हुआ है कि टू एस्टेब्लिश द सिस्टम प्रेरिड टू द रिवोल्यूशन इन फ्रांस अंडर वेनेया Provenci Bourbon dynasty was restored and Louis XVI became the king of France। ठीक है, देन यहाँ देखिए कि जो फ्रांस का जो वीना प्रोवेंस था उसके तहत क्या किया गया, बॉर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर किया गया। और उस वक्त राजा कौन बना, तो लुइस 18। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा लुइस 18 जो फ्रांस का राजा बना। ही अंडरस्टूड द चेंज सर्कमस्टेंस, वहाँ की उसने सर्कमस्टेंस को समझा और वो फ्रांस के जो भी चेंज किया उसे समझ कर सर्कमस्टेंस को चेंज किया। डिड नॉट ट्राई टू इम्पोज द एंशिएंट रिजम ओवर फ्रांस लोग। ठीक है, कहने का मतलब कि जो भी फ्रांस लोग थे, वहाँ पर लोग थे, पीपल थे, उन्होंने इम्पोज किया एंशिएंट रिगामा के ऊपर और उन्होंने ट्राई नहीं किया। ठीक है, ही ट्राई टू मेंटेन, उन्होंने क्या मेंटेन करने की कोशिश की, हारमोनी बिटवीन द रिएक्शनिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट पावर को क्या बोलते हैं उसको, पावर को मेंटेन करने की कोशिश की। ठीक है, फॉर दिस पर्पस, इसी पर्पस के तहत कॉन्स्टिट्यूट डिक्लेयर किया गया कि इशू को कौन से एम्पायर 2 जून, ठीक है, एम्पायरिक 2 जून को इशू किया गया 1814 में। ठीक है, डेट कंटिन्यू इन फ्रांस, जो कि फ्रांस में 1848 को कंटिन्यू रहा। ठीक है, यहाँ तक सम एविडेंट वर मेड इन द reigns of Charles X, but its result came as the revolution of 1813। कहने कुछ और भी चीज़ें थी, कुछ और भी एविडेंटमेंट जो थी बनाया गया, लेकिन वो चार्ल्स 10 के रिगेम से पहले, ठीक है, बनाया गया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट हमारे सामने क्या आया, रिवोल्यूशन आया। कौन सा रिवोल्यूशन में, कब आया, तो 1813 में जो रिवोल्यूशन आया। ठीक है, द रिवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830। ठीक है, चार्ल्स X मतलब 10 was a despotic and reactionist ruler who worked to suppress the emerging nationalism and democratic feeling in
फ्रांस। कहने का मतलब कि चार्ल्स डिविलियर्स एक डेस्पोटिक और रिएक्शनल रूलर थे, ठीक है, एक राजा थे, ठीक है, रूलर थे जो और वो क्या काम करते थे, एक सरप्राइज का नेशनलिज्म के अंदर फीलिंग क्या होता है, डेमोक्रेटिक की फीलिंग क्या होती है, नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है, फ्रांस में इमर्जिंग करने का उन्होंने काम शुरू किया इन हिज रिगैम, मतलब कि इनके ही रिगैम में वो क्या क्रिएट हुआ, बहुत सारे इंस्टॉलमेंट्स क्रिएट हुए, ठीक है। उसी वे में क्या होता है कि उसी वे में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को क्रिएट किया जाता है, जो कि ही मेड रिएक्शन पॉलिटिशियंस एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के तहत, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के जरिए पॉलिटिनिक रिएक्शनल किया गया। पॉलिटिनिक रिएक्शनल एक पावर होता है जो पावरफुल एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए पावरफुल एस्टेब्लिश किया गया आर्टिस्ट्री इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, फाउंडेड बाय लुईस 18, ठीक है। कहने का मतलब कि जो ये यूनिफॉर्म था सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको इंस्टेट किया गया और किसके ज़रिए फाउंडेड किया गया था, तो लुईस 18 के ज़रिए, एंड ट्राई टू अडॉन विथ स्पेशल पावर, इन्होंने कोशिश किया कि जो स्पेशल पावर के साथ इसे एड ऑन किया गया, ठीक है। द लेबर्स फील्ड दिस मूव पोजेंसी एज अ चैलेंज एंड अ कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट रिवोल्यूशन। कहने का मतलब यहाँ पर कि उन्होंने कोशिश किया कि एक चैलेंज और एक कॉन्स्पायरेस किया गया, किसके ज़रिए, एक साजिश बनाई गई रिवोल्यूशन के अगेंस्ट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन टू द हाउस एंड अदर लेबर्स एक्सप्रेस सीरियस डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट पॉलजेनिक। कहने जो डिससेटिस्फेक्शन था, उन्हें सेटिस्फाई नहीं था पॉलजेनिक से, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया जो कि ये तो घर के रिस्पॉन्स में था और प्रोटेस्ट में था, ठीक है। और उन्होंने एज अ ठीक है, यहाँ हो गया ना, as a response to his protest, Charles X tried to struggle the labor element through 4 ordinance on 25 जुलाई 1813। कहने मतलब कि जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया घर के ऊपर, घर के एज अ रिस्पॉन्स के ज़रिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया चार्ल्स 10 ने, और उन्होंने ट्राई किया कि लाइबरल एलिमेंट को दिखाया जाए 4 ऑर्डिनेंस को, जो कि 25 जुलाई 1813 को था, ठीक है। द वे ऑफ रिवोल्यूशन स्प्रेड, जैसे ही वो स्प्रेड हुआ रिवोल्यूशन, जैसे जैसे स्प्रेड होने लगा, फ्रांस के जो ऑर्डिनेट थे अगेंस्ट उनके, एंड सिविल वॉर स्टार्ट होने लगा, ठीक है, जो कि फ्रांस में सिविल वॉर स्टार्ट होने लगा। कब स्टार्ट हुआ, 28 जुलाई 1813 को, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली चार्ल्स एक्स, ठीक है, यानी क्या किया उन्होंने, चार्ल्स ने क्या किया, कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने रीनाइजिंग करना स्टार्ट किया और माइग्रेट करने लगे इंग्लैंड, ठीक है, माइग्रेट करने लगे इंग्लैंड में। दो द रूल ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी के, जो बॉर्बन डायनेस्टी के रूलर थे, वो क्या करने लगे, फ्रांस में आना एंड कर दिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ 1830, जुलाई 1813 को जो उसका रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया फ्रांस में, वो कैसा आया, द थ्रोन वॉज हैंडेड ओवर टू ऑरलियंस डायनेस्टी। वो किसके हैंड में आ गया, जो भी था थ्रोन का, जो फ्रांस का था, वो किसके हैंड में आ गया, बॉर्बन के हैंड से चला गया ऑरलियंस डायनेस्टी के हैंड में। द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी लुईस फिलिपी हैड गोट पावर थ्रू द लाइबर्स। कहने वाले कि जो डायनेस्टी थे, रूलर थे, वो क्या करने लगे, लुईस फिलिपी को पावर के थ्रू लाइबर करने लगे, जर्नलिस्ट और पीपल को पेरिस का जर्नलिस्ट करने लगे, इस सब के थ्रू वो लाइबर और पावर भेजने लगे, ठीक है। सो हिज पॉलिसी रिमाइंड इन फेवर ऑफ द राइवल्स एंड प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। कहने वाले कि ये सारी पॉलिसी के बाद, रिमाइंड करने के बाद, उन्होंने प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक को लाइबर किया, ठीक है। लेबर क्या, ठीक है, ज़्यादा इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट पड़े 1813 रिवोल्यूशन को, आइए जानते हैं। दोज द जुलाई रिवोल्यूशन वाज इंडिकेटर ऑफ द फेनोमेना। कह रहे कि ये एक फेनोमेना का इंडिकेटर होता है जो इफेक्ट दिखाता है फेनेटिक स्टेट अथॉरिटी को, जो क्या बताता है, डिक्रीजिंग करता है, कम करता है कंट्री के अथॉरिटी को, ठीक है। इनफैक्ट द रिवोल्यूशन वाज द कंट्रीब्यूशन, जो कि रिवोल्यूशन क्या था, एक कंट्रीब्यूशन के तहत प्रिंसिपल उनका मिडिल क्लास और पब्लिक सोवरेगिनेट की वजह से कंट्रीब्यूशन बन रहा था, ठीक है। द रिवोल्यूशन रिवाइव्ड द प्रिंसिपल ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन।
ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तहत जो प्रिंसिपल थे उनके रिवाइड हुआ रिवॉल्यूशन में, ठीक है। और उन्होंने प्रूव्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वीना कांग्रेस बेसलेस। उन्होंने वीना कांग्रेस को बेसलेस प्रूव किया, कोई उनके में बेस नहीं है, उनके में बेसलेस है। द इम्पैक्ट हैड बीन ऑन इंटायर यूरोप, पूरे यूरोप पे जो इम्पैक्ट पड़ा, द वे दी इफ्लोरेंस ऑफ नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म का इफ्लोरेंस था और पेट्रोलिज्म अपीयर्ड हुआ था, पेव्ड द वे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, ठीक है। जो यूनिफिकेशन, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में जो भी यूरोपियन थे, वो यूरोपियन नेशन था उनका, जो वो आया, ठीक है, उनके वे में आ गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, और इनका जो डेवलपमेंट था नेशनलिज्म का वो भी रिफॉर्म्स होने लगा। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली भी का इटली हैपेंड एंड मूवमेंट स्टार्टेड इन ग्रीस। ये जब हुआ, यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी और इटली में, ये तो हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ स्टार्ट होने लगा? ग्रीस में। पोलैंड एंड हंगरी ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म विथ रिग्रेट टू द प्रवाइटिंग, ठीक है। ये क्या होने लगा? प्रवाइटिंग के थ्रू इम्पैक्ट करने लगा हंगरी और पोलैंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? System later on people started to oppose Louis Philippe that prepare background of another revolution in France, जो कि बैकग्राउंड में क्या होने लगा? रिवोल्यूशन अलग, अनदर मतलब अलग रिवोल्यूशन चालू हो गया फ्रांस में, जो कि लुइस फिलिपी स्टार्ट करने लगा अपोज में, पीपल के अपोज में। आप बताइए द रिवोल्यूशन ऑफ 1848 में क्या हुआ था? कौन सा रिवोल्यूशन आया था? लुइस फिलिप रिवोल्यूशन आया था, जो कि लाइबरल था और हाईली एम्बिशन का किंग था, ठीक है। To make his opponents happy, following the policy of golden mean का एक पॉलिसी था, उसे ही वो फॉलो करता था। He appointed Gazette as प्राइम मिनिस्टर इन 1814 में उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर के तहत अपॉइंट किया था गजेट में। हु वाज स्टांच रिएक्शनल, मतलब कि वो स्टांच रिएक्शनल थे। ही वॉज अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ लीगल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अगेंस्ट थे। ही लाइक्ड एसोसिएशन ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, मतलब वो क्या करते थे? वो पसंद करते थे एसोसिएशन के जो भी कैपिटलिस्ट क्लास थे। हु हैड नो इंटरेस्ट इन द मैटर ऑफ गवर्नमेंट, उनके मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं था गवर्नमेंट के मैटर में। एंड हु वर इन माइनॉरिटी, वो ऑल्सो माइनॉरिटी में भी मतलब थे, ऑल्सो माइनॉरिटी भी थे, ठीक है। ही हैड नेदर एनी रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम नोर वॉज ही गेटिंग एनी सक्सेस इन दी फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने क्या किया? उन्हें बहुत सारी मतलब कि गेटिंग पॉलिसी सक्सेस नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं कि फॉरेन पॉलिसी में उन्हें सक्सेस नहीं मिला, उन्हें रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम में भी सक्सेस नहीं मिला। ही हैड नॉट, ठीक है। ड्यूरिंग हिज देखिए हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर इंक्रीजिंग इन द कंट्री, कहने वाले कि जो भी बेरोजगार थे वो बढ़ने लगा और भूखे जो लोग थे वो बढ़ने लगा। एंड कॉजेज क्रिटिसिज्म ऑफ गैजेट, यही कॉज था, यही चीज़ थी जो कि गैजेट में क्रिटिसिज्म बढ़ने लगा, ठीक है। अंडर लीडरशिप ऑफ देयर द रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइज अ ग्रेट फीस्ट इन पेरिस ऑन 22 फरवरी 1848 को उन्होंने पेरिस में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज किया, रिफॉर्म्स किया। और कब किया था? 22 फरवरी 1814 को। अब यहाँ आगे देखिए, बैरिकेड्स वर इरेक्टेड ऑन मेनी प्लेसेस एंड लुइस फिलिप वाज कंप्लेड टू लीव दी थ्रोन, ठीक है। उन्होंने क्या किया? लुइस फिलिप को कंप्लेट किया और छोड़ दिया थ्रोन को, ठीक है। लुइस फिलिप एब्डिकेट था थ्रोन के ऊपर जो था 24 फरवरी को वो माइग्रेट करने लगा जब इंग्लैंड में। आफ्टर डैट नेशनल, देखिए अब आगे क्या होता है? आफ्टर डैट नेशनल असेंबली डिक्लेयरिंग, उन्होंने क्या किया? डिक्लेयरिंग कर दिया नेशनल असेंबली को रिपब्लिक करने का और वोट देने का हर एक मेल को, जो कि 21 के एवॉव होने लगे। और उन्हें गारंटेड किया कि राइट टू जॉब देने का, जो भी जॉब था उन्होंने जॉब देने का गारंट किया। और लैमर्टानी बिकम द लीडर ऑफ रिपब्लिकन, जो लैमर्टिन थे वो लीडर बन गए, वहाँ के राजा बन गए रिपब्लिक से। लुइस बिकम द लीडर ऑफ रिफॉर्मिस्ट, और लुइस क्या थे? लुइस लीडर किसके थे? रिफॉर्मिस्ट के। सून डिफरेंस स्टार्टेड बिटवीन दी लुइस नेपोलियन बिकम द मोनार्की ऑफ फ्रांस, जो भी फ्रांस की मोनार्की था वो नेपोलियन लुइस के बीच में
डिफरेंस करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। देन आगे देखते क्या है, द रिवोल्यूशन नॉट ओनली टर्मिनेटेड द एंशियंट रिगेम बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस इटली। कह रहे हैं कि ये अकेला टर्मिनेट नहीं कर रहा था, रिवोल्यूशन सिर्फ नॉट ओनली टर्मिनेट हो रहा था एंशियंट रिगेम बट ऑल्सो ये इन्फ्लुएंस कर रहा था इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, होलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, ईरालैंड एंड इंग्लैंड, इन सारे देशों को ये क्या कर रहा था, इन्फ्लुएंस कर रहा था। द लाइबर्स ऑफ इटली एंड जर्मनी में ये क्या करने लगा, एडवांटेज जो भी था, इंक्रीजिंग पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन का जो भी एडवांटेज था, ठीक है। इटली और जर्मनी में जो भी डिससेटिस्फेक्शन का एडवांटेज था ये लेने लगा और पुश फॉरवर्ड द डिमांड, और जो भी डिमांड थे वो बढ़ने लगे, इस्टेब्लिश करने लगे। देन वो उन्होंने क्या किया, नेशनल यूनिफिकेशन को बेस किया और कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को प्रिंसिपल के बेस में लाया, ठीक है। चैप्टर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो इसे हम 2 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा और बहुत सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद से जो आधा टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, दिक्कत कोई नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। इन द बिगनिंग, अब स्टार्ट करते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात हो रही है। तो इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इटली वॉज मेरिटरी अ जियोग्राफिकली एक्सपेंशन हैविंग मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर दिस रीजन। कहने का मतलब कि जब 19th सेंचुरी के शुरू हुआ, इटली के जोग्राफिकली एक्सपीरियंस के तहत बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट थे, इसी रीज़न के वजह से, इसी ज़रिए क्या हुआ था, देखिए, देयर वाज अ सेंस ऑफ एलिगेशन, इसी सेंस में क्या हुआ था, एलिगेशन हुआ था। बिसाइड जियोग्राफिकली प्रॉब्लम देयर वर मैनी प्रॉब्लम टू एस्टेब्लिश इटली एज अ नेशन। इसी में क्या हुआ था, बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे और इटली को नेशन के जरिए एस्टेब्लिश कर दिया था। एज दी फॉरेन नेशन लाइक फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया हैड इंटरफ्रेंस इन इटली। इटली में कौन कौन से देश क्या कर रहे थे, इंटरफ्रेंस कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का नाम आप याद रखिएगा। देयर रेसिस्टेंस इन द वे ऑफ यूनिफिकेशन वाज इनएविटेबल। देखिए, यूनिफिकेशन जो हुआ था, जो वे था यूनिफिकेशन होने का, वो क्या था, इनएविटेबल, ठीक है। हियर द कैपिटल रोमी का जो कैपिटल था वाज आल्सो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ पोप। जो भी रोमी के कैपिटल थे वो किसके इन्फ्लुएंस थे, तो पोप के इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। पोप विश वाज दैट यूनिफिकेशन ऑफ इटली वुड हैपन इन द लीडरशिप। जो भी पोप का विश था, यूनिफिकेशन हुआ था इटली के तहत, उसमें क्या कहते थे, लीडरशिप हुआ था, जिसमें कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग लीडरशिप को रूलर बनाया था। और बिसाइड देयर फॉर मैनी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शंस को अलग इकोनॉमिक तहत से रूलर बनाया गया था, क्लियर। इन स्पेट ऑफ नेशनलिज्म हैड बीन डेवलपिंग इन इटली। और धीरे धीरे क्या हुआ था कि इटली में डेवलपिंग होने लगा नेशनलिज्म बिगिंग 19th सेंचुरी में। द इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट हैपनिंग इन फ्रांस, जो भी इफेक्ट था, जो इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था, वॉज क्लियरली लिविंग इन्फ्लुएंस, जो कि इटली के जरिए इन्फ्लुएंस करने का छोड़ दिया गया था, ठीक है। नेपोलियन मिलिट्री campaigning indirectly gave important contribution in renaissance and unification of Italy. After victory of Italy, Napoleon formed 3 republics out of it as Spanish Republic, Ligurian and Transpadane, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी नेपोलियन मिलिट्री था उनका कैंपेनिंग चल रहा था इनडायरेक्टली, जो कि इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन को दिया जा रहा था, वही यूनिफिकेशन ऑफ इटली में भी था। आफ्टर विक्टोरी, जो कि इटली के विक्टोरिया के बाद की बात की जा रही है, तो नेपोलियन का 3 रिपब्लिक आउट हुआ था, जिसमें स्पेन रिपब्लिक बना था और लाइगरियन और ट्रांसपीडियन बना था, ठीक है। ही रिवैम्प्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड, उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम को रिवैम्प किया और ब्रॉड किया दी होल एरिया अराउंड वन रूल। कहने कि पूरे एरिया में लाया और वन रूल किया। सो वर्किंग एमर्ज देयर थ्रू दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से क्या हुआ, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन 1814 में जो डाउनफॉल हुआ था नेपोलियन के साथ, विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग इटली प्रीवियंस फॉर्म अंडर वीना कांग्रेस 1852 स्टेट इटली, पेडामियन एंड सर्डिना वर यूनिफाइड। कहने हैं कि जो वीना कांग्रेस में 1850 में 2 स्टेट को फॉर्म किया गया था और उन्हें यूनिफाइड किया था। द कोर्स ऑफ इटली यूनिफिकेशन स्टार्टेड टू बी डिसाइड। इसी कोर्स में क्या होता है, यूनिफिकेशन स्टार्ट तय किया गया था, डिसाइड किया गया था इटली के यूनिफिकेशन में, क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
For constitutional reform, civil movement began to start in some part of Italy from 1820. कहने वाले कि कुछ रिफॉर्म सिविल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था कुछ पार्ट में 1820 को इटली से, जो कि एक सीक्रेट ग्रुप बना हुआ था कार्बोनेरी, ठीक है, जो कि किसने फाउंड किया था, नेशनलिस्ट ने फाउंड किया था। ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रुप वाज डिस्ट्रॉय, किसके ये ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रॉय किसने किया था, मोनार्की के थ्रू, गोरिल्ला वॉर में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, एस्टेब्लिश रिपब्लिक के थ्रू किया गया था। द सेलिब्रेटेड नेशनलिस्ट लीडर जोसेपी मैजनी जो लीडर थे नेशनलिस्ट के, उन्होंने एसोसिएटेड किया था यही पार्टी को, दिस पार्टी को इटली कुड नॉट रिमेन एसोसिएटेड, इटली में एसोसिएट नहीं किया था। इफेक्ट ऑफ द फ्रांस रिवोल्यूशन 1813 को फ्रांस रिवोल्यूशन में इटली जो था रिमेन नहीं किया था। ओके, देन था द सिविलियन मूवमेंट स्टार्टेड, उसी में 1813 को क्या हुआ था, सिविलियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मेनली यूजिंग दिस सिविल मूवमेंट ट्राई टू एस्टेब्लिश यूनिफाइड रिपब्लिक इन नॉर्थन मिडिल इटली, नॉर्थन और मिडिल इटली में क्या कहता है, मेजनी कोशिश कर रहा था स्टेबल करने के लिए यूनिफाइड रिपब्लिक को, यही मूवमेंट के थ्रू, सिविलियन मूवमेंट के थ्रू। बट दिस नेशनलिस्ट सिविलियन मूवमेंट वर सरप्राइज बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर मेटरनिक, और इसने क्या किसके हमने ऊपर ही पढ़ा था कि ये किसके कंट्रोल में था, ऑस्ट्रेलियन चांसलर मेटरनिक के कंट्रोल में था। एंड मेजनी हैड टू लीव इटली, और मेजनी को इटली छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन चांसलर के मेटरनिक के पास ऑलरेडी इसका हैंडल था, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि इस वीडियो में मेजनी वाला टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं, और देन नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेजनी वाज अ मैन ऑफ लिटरेचर सपोर्टर ऑफ रिपब्लिक थॉट एंड एबल मेटेरियली जनरल की एक एबल थे, और ये क्या थी, एक लिटरेचर सपोर्टर थे रिपब्लिक, बट ही हैड नो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देन पॉलिटिकल सर्कमस्टेंट, इनके पास मतलब कि उतनी समझदारी नहीं, उनके पास उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं था पॉलिटिकल सर्कमस्टेंट का। सो ही हैड मोर आइडियलिस्टिक्स क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी देन प्रैक्टिकल क्वालिटी के तहत ये आइडिकली क्वालिटी में ज़्यादा बेटर थे, ठीक है। ही हैड डिड नॉट सरेंडर इवन आफ्टर हिज डिफेट, और ये हारने के बाद भी मतलब सरेंडर नहीं करते थे। इन 1813 ही फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम यंग इटली दैट टुक इम्पॉर्टेंट पास इन फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न इटली, कहने मतलब कि इन्होंने एक फाउंड किया 1831 को एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था यंग इटली, और इनके इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन और उनका क्या गोल था, तो रिमूव करना जो इंटरफियरेंस इटालियन पेनिसिला को रिमूव करना और एक यूनाइटेड रिपब्लिक को एस्टेब्लिश करना इनका गोल था। बाय ऑर्गेनाइजेशन यंग यूरोप इन 1831 को जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था यंग यूरोप में, मेजनी इनकरेज किया गया था नेशनल मूवमेंट गोइंग ऑन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, जो कि और बहुत सारे कंट्री में जो यूरोप के बारे में नेशनलिज्म चल रहे थे उनके बारे में इन्होंने ये किया, मूवमेंट कराया था। इन 1848 व्हेन अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैम इन यूरोप, जो एक रिवोल्यूशन आया था 1848 में यूरोप में, इंक्लूडिंग फ्रांस के इंक्लूड करके मेटरनिक हैड ऑल्सो लिव टू ऑस्ट्रेलिया, और मेटरनिक ने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया को ऑल्सो मतलब वो भी छोड़कर चले गए थे, ठीक है। फाइनली यहाँ आफ्टर दैट मेजनी री एंट्री इन द पॉलिटिक्स ऑफ इटली, और फिर मेजनी ने क्या किया, दोबारा से एंटर किया पॉलिटिक्स में इटली के, ठीक है। मेजनी वांटेड अ फाउंड अ रिपब्लिक बाय यूनिफिकेशन इंटायर इटली वेल द रूलर ऑफ सर्डिना पेडिमेंट चार्ल्स अल्बर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक रिपब्लिक यूनिफिकेशन को दोबारा इंटायर किया इटली में, जो कि सर्डिना पेडिमेंट और चार्ल्स अल्बर्ट के तहत उन्हें कोलिशन किया गया था ऑल स्टेट में अंडर हिज लीडरशिप, उनके ही लीडरशिप में अदर साइड में, ठीक है। पोप वॉज स्टांच चैम्पियन ऑफ मेकिंग इटली ऑफ अ रिलीजियन स्टेट, पोप क्या था, स्टांच का चैम्पियन था जो कि रिलीजियन स्टेट के मेकिंग था, ठीक है। दस ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट, मतलब कि इसी के कन्फ्लिक्ट के थॉट के जरिए यूनिफिकेशन का जो वे था वो ब्लॉक हो गया इटली के, ठीक है। लेटर ऑन सम पार्ट्स ऑफ इटली वर अटैक बाय ऑस्ट्रेलिया एंड द रूलर ऑफ सार्डिना चार्ल्स अल्बाइट वॉज डिफेट, मतलब कि इसी के रूलर की वजह से जब अटैक हुआ था ऑस्ट्रेलिया के तहत में किसके रूलर में, सार्डिना के तहत में, तो अटैक किया गया था
तो चार्ल्स जो अल्बर्ट था वो हार गया, डिफीट कर दिया गया था। द पब्लिक मूवमेंट, जो पब्लिक का जो मूवमेंट था वो सरप्राइज बाय इंटरवेंशन के सरप्राइज में इंटरवेंशन हो गया था और ऑस्ट्रेलिया में इंटरवेंशन कर लिया था। दोज मेजनी वॉज अगेन डिफीट बाई ही फील्ड अवे। तो कहने में कि दोबारा तो वो मेजनी हार गया और डिफीट फील्ड अवे चला गया। ठीक है, यहाँ मेजनी वाला खत्म होता है। सेकेंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन हम आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ हमारा टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, पार्ट 2 हम इसका बनाएंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आपको इसमें ये क्या बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों मिलेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जो मैं SCERT का ये ऑब्जेक्टिव कराऊंगी ना, उसे आप ध्यान से देख लें, क्योंकि वो डायरेक्टली लड़ते हैं SCERT के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर एंड। अब यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।